ऑफ मास है ना। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट माना साइंटिस्टों ने कि जिस पे पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड रहता है। जैसे ये रोड है, इसको मैं सेंटर ऑफ मास से आराम से उठा सकता हूँ थोड़ा सा। इसको सेंटर ऑफ मास से इजीली अपन उठा सकते हैं। क्या ये देखो उड़ गया ना। अब फिर वो तो गिरेगा ऐसे, लेकिन बाकी जगह से उठाओगे तो एकदम गिर जाएगा ना। श्री कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था वो कहाँ से उठाया था? एक्चुअली क्या है, साइंटिस्टों ने कहा जैसे मैंने ये बॉल थ्रो कर दी, मान लो इधर फेंक दी है ना, या बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं किसी के ऊपर है ना, तो हर पार्टिकल का अलग, हर पार्टिकल को स्टडी करने के बजाय एक ही पॉइंट की स्टडी की जाए। जैसे ये बॉल अगर मान लो मैंने ऊपर फेंकी या थ्रो की ऐसे है ना, तो हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी तो लगी रही है ना, नहीं तो हर पार्टिकल पर स्टडी करने के बजाय एक ही पॉइंट पे स्टडी कर ली जाए है ना, बाकी सब उसको फॉलो करें, उसको कहा इन्होंने सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास करेगा लीनियर मोशन में, बाकी सभी पार्टिकल को भी वही करना पड़ेगा। बॉस हो गया लीनियर मोशन का, किसका? लीनियर मोशन। तो अपन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल बहुत सारे भी हो सकते हैं है ना, और एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी हो सकता है। कंटिन्यूस मतलब जैसे रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, कॉन है ना, हेमी स्फीयर है, हेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम निकालेंगे पहले तीन तरह से निकालेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान का विविक्त वितरण, द्रव्यमान का सतत वितरण। तो 1 by 1 अपन लेंगे, पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए निकालेंगे, फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे, फिर एक चीज़ और पढ़ेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ, जिसमें अपन इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालेंगे। ओके, पहले पोजीशन तो यहाँ निकाल ही ली अपन ने, RCM पोजीशन निकाल करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। समझे आप? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड रहता है। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क होता है? जैसे आपको अभी सिखाऊंगा मैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन देते हैं M1 R1 प्लस M2 R2। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो ये पोजीशन कब आती है बच्चों? जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का विविक्त वितरण। और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन, तो यहाँ पे वेट सेंटर्ड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? यहाँ पूरी बॉडी का वेट सेंटर्ड हो। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं? M1 G1 R1 प्लस M2 G2 R2 डिवाइडेड बाई M1 G1 प्लस M2 G2। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है, जैसे अभी आप बैठे हुए हो तो G इक्वल टू 9.8 में बैठे हुए हो, तो आप सबका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि G कॉमन ले लोगे, तो G कॉमन ले लोगे तो ये G कॉमन ले लिया ऊपर नीचे, तो ये बच जाएगा वापस सेम, कट जाएगा G, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या आ जाएगी? सेम पोजीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेम पोजीशन आ जाएगी। तो आप सबका सेंटर ऑफ मास भी वही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही है, गुरुत्व केंद्र भी वही है आपका, द्रव्यमान केंद्र भी वही है। जैसे ये रोड अभी है, मान लो इतनी लंबी होती कि एक का 1 एंड मून पे कर दे और 1 एंड इतने पे कर दे, तो फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर हम इससे निकाल देंगे।
ठीक है, जैसे दो ही पार्टिकल दिए कि एक पार्टिकल इसका 2 मास लगे हुए हैं, लाइट रोड है, क्या है, हल्की रोड है, इसका मास नहीं है। एक मास रखा हुआ है उसने कहा जी पर, एक रखा हुआ है G/4 पर, तो फिर आप इससे निकाल लेना M1 G1, 2 ही पार्टिकल हैं तो ये बाकी से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग पोजीशन कब होगी? जब बॉडी इज लाइंग इन डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, जब वस्तु भिन्न भिन्न गुरुत्वीय त्वरण में रखी हो। अगर एक समान यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो सेम हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास किसको बोला? कि जहाँ पे पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड होता है। एवरी पार्टिकल को स्टडी करने के बजाय साइंटिस्टों ने इसका स्टडी किया, किसका? सेंटर ऑफ मास का। समझ रहे हो? जैसे लाला को उठाना है तो कहाँ से उठाओगे? सेंटर ऑफ मास। अब कहोगे सर लाला का सेंटर ऑफ मास कैसे पता चलेगा? तो इसकी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देख लो, तो अंदाज ऐसे लग जाएगा यहाँ कहीं बैठेगा, इधर कहीं। ठीक है भाई, जितना मास ऊपर उतना नीचे, तो सेंटर में आ जाए। नया समझ में? मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना बहुत आसान है। आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे अभी ये रोड है, मान लो इस तरह की है, ठीक है, तो अपन को पता है कि हैवी मास इधर है, तो इधर कहीं होगा, है ना? सेंटर ऑफ मास किधर रहता है? हैवियर मास की तरफ। मतलब इधर और इधर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर यूनिफॉर्म रोड होगी तो सेंटर पे है, क्यों? क्योंकि आधा मास इधर है, आधा इधर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास समझ में आ रहा हो तुम्हें? है? तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोजीशन निकालना सिखाएंगे आपको। कंटिन्यूस में अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिखाएंगे। जैसे एक आदमी प्लैंक पे चल रहा है, वो 5 मीटर चलता है तो प्लैंक कितना पीछे खिसक जाएगा। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ये नीचे आ गया खिसक करके, तो ये बड़ा ब्लॉक कितना पीछे चला जाएगा, है ना? पुली है। अभी तक अपन ने जो मैंने आपको सिखाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो सिंपल इसका एक्सीलरेशन सिखाया था। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, m2 ग्रेटर देन m1। तो आपने एक्सीलरेशन निकाला था m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का नहीं है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास का अब सिखाएंगे। तो ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सिखाएंगे। इसमें सिखाएंगे, है ना? तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन a1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है? तो इस तरह के सवाल जो है ना बनेंगे किसमें? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया मैंने, है ना? सेंटर ऑफ मास क्यों निकाला साइंटिस्टों ने? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर, कि भैया हर एक को कहाँ तक स्टडी करेंगे? हैं? एक को कर लेंगे वही बहुत है, नहीं? एक को कर लेंगे, ठीक है? लिख लो इसको। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किसके लिए सिखा रहा हूँ? पहले आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सिखा रहा हूँ। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। द्रव्यमान का विविक्त वितरण। हिंदी वाले बच्चे लिखो, द्रव्यमान का विविक्त वितरण। जैसे बच्चों बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस तरह से, m1 m2 m3 m4 जस्ट लाइक दिस, है ना? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इनके हमने पोजीशन ले ली, एक अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, है ना? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z ले लिया अपन ने, है ना? तो इस पार्टिकल की पोजीशन मान ली हमने r1 विद रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमने पार्टिकल की पोजीशन ले ली। ये m1 की ले ली, ये m2 की ले ली, है ना? ये m3 की ले ली। इसी तरह से जितने भी पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, तो ये n की ले ली। अब हमने मान लिया कि इन सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, सपोज।
इन सब का बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सेंटर ऑफ मास किधर हो जाता है बच्चों? जैसे मान लो आपको इस तरह की लेमिना बना के दे दी, तो हमको आइडिया तो पहले ही लग जाता है कि यहाँ कहीं होगा। जैसे स्क्वायर और ये बना के दे दिया कि इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल के बताओ, है ना। इस तरह से ई लेटर बना देगा, है ना। इस तरह से 2 टी मिला देगा, है ना। तो और जैसे अगर मान लो सेंटर ऑफ मास क्या है, जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर दोनों तरफ, तो सेंटर पे आ जाएगा। क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिधर मास हेवी होंगे उधर की तरफ वो शिफ्ट रहता है। तो जनरल केस में अपन पोजीशन लिख रहे हैं इसकी इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अगर अपन ये लिख रहे हैं RCM लिखते हैं इसको, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। तो अपन ऐसे निकालते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस दिस, ठीक है। आ रहा होगा तुम्हें समझ में, हाँ? ओके, तो अब अगर मान लो कोऑर्डिनेट ले लें अपन XCM YCM ZCM, है ना। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन बनाया कि एक ट्रायंगल है, इस पर 1 2 3 kg के मास रखे हुए हैं, तो पोजीशन निकालो, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे x और y। अगर XY प्लेन में है तो ज़्यादातर XY प्लेन का ही आएगा, है ना। XY Z 3D में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको XCM कैसे निकालना है? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस लाइक। YCM कैसे निकालोगे? M1 Y1 प्लस डिवाइडेड बाई, इसी तरह से ZCM लिख लो, M1 Y1 लिखना ढंग से, M1 Z1 प्लस M2 Z2 डिवाइडेड बाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निकाल करके हम उसकी पोजीशन निकाल देंगे, किसकी? सेंटर ऑफ मास की। तो आपको XCM YCM ज़्यादातर निकालना है ना। नहीं आया समझ में? क्या निकालना है आपको, है ना। तो वो उससे पोजीशन निकल जाएगी। ऐसे सवाल बनेंगे इसमें ज़्यादा। स्क्वायर है, उस पर मास रख दिए, है ना। अभी जैसे ये तो यहाँ रख रहे हैं अभी, है ना। कभी कभी हटा भी दे सकता। जैसे एक स्क्वायर है, उसने कहा ये कॉर्नर हटा दिया, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा। ये रिंग है, एक छोटी सी रिंग निकाल दी उसमें से, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर चिपकाएं तो प्लस, हटाएं तो माइनस। चिपकाएं तो हटाएं तो, आप देख लो कि हटा रहा है, माइनस कर देना। आप देख लो चिपका रहा है, प्लस कर देना। ये लिख लो पहले। ये फॉर्मूला है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के निकालने के लिए। कब? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने जा रहे हैं हम। कब? जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो। कि कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो इसने 1 kg 2 kg और 3 kg एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए साइड का, इसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है ना। तो आपको निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको 3 स्टेप काम में लेने। पहला स्टेप, एक जोरदार कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करो। आपको अगर जोरदार का क्या मतलब होता है? जोरदार उसको बोलते हैं बच्चों, कैलकुलेशन चूंकि आपको करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन किसको करनी है? आपको करनी है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सेलेक्ट करो कि मैक्सिमम के सेंटर ऑफ मास से निकले। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या लेना है आपको? जोरदार कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना। जोरदार का मतलब मैक्सिमम के सेंटर ऑफ मास से निकले, मैक्सिमम के, है ना। जैसे मान लो
ये 3 मासेज हैं, अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लिया मान लो, तो 3 टोटल पार्टिकल थे, उसमें से 2 के उसमें से निकल गया, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों कोई भी ले सकते हैं, उससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला भी सिस्टम ले सकते हैं एक्स वाई, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको ही लिखने हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए जोरदार कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, ऐसा लें कि वो मैक्सिमम के सेंटर ऑफ मास से निकले। तो पहला काम क्या करना है जिंदगी का, है ना। जैसे मान लो आपने ये देखा कि 4 इसने रखे हुए हैं, 4 मास रखे हुए हैं स्क्वायर पे, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला ले लें, तो इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 में से निकल रहा है। जैसे उसने एक कोन रख दिया, इसके ऊपर एक स्फीयर, इसके ऊपर एक रिंग और रख दी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सेंटर पे, इसका सेंटर पे, इसका h/4 पे होता है, कौन का h/4, अगर इसकी हाइट h है तो, है ना, बेस से h/4 वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो इससे बढ़िया कोऑर्डिनेट सिस्टम हो ही नहीं सकता कि तीनों से ही निकल गया, नहीं। समझ में आ रहा हो आप लोग, हैं। जैसे अभी मान लो उसने ऐसे वो बना दी टी, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसमें से निकाल दिया ये एक, ये पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आ जाएगा। तो इसमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि अगर 2 रोड सेम मास की है, सेम लेंथ की है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे, L/4 खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देख लो, क्या देख लो, आधा इधर आधा इधर, बीच में सेंटर ऑफ मास, नहीं। तभी तो आसानी से उठा पा रहे ना कि आधा इधर है, आधा माल इधर है, आधा माल इधर है, नहीं। अब मान लो इधर ज्यादा हो गया, नहीं। समझ में आ रहा है। जैसे इसका कैसे आराम से निकाल दिया, ये रोड थी एक, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, ये जोड़ रखिए एक, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, तो ये L/2 पर है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो L/4। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं। जैसे 3 ये गोले बना दिए उसने इस तरह से, अब तीनों सेम है, एक इधर बीच में, आधा माल इधर आधा माल इधर। समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास क्या बोल रहे हैं अपन, मतलब आधा माल इधर आधा उधर, बीच में तू कौन। तो पहला काम क्या करना है जिंदगी का, बताओ। जोरदार कोऑर्डिनेट सिस्टम। जोरदार का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम के सेंटर ऑफ मास से निकले, ऐसी कोशिश करना, कोशिश कि मैक्सिमम के, है ना। पहला काम क्या करना है बताओ, जोरदार कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। जोरदार का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम के, ताकि हमें कोऑर्डिनेट लिखने में आसानी हो जाए, है ना। दूसरा काम अब कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हैं, हर एक के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट। कर लोगे दूसरा काम, जैसे करते हैं, मान लो ये यही सवाल है, 1 2 3 kg रखा हुआ है, ए साइड दे रखी है अपन को, है ना, समझ रहे हो। तो कोऑर्डिनेट्स अब इसके कितने हो जाएंगे, 0 0 0, इसके A 0 0, क्योंकि x एक्सिस पे y और z 0 होता है, और ये x की वैल्यू कितनी होगी, a। आ गया समझ में। इसके बताओ a/2, और ये y √3/2a, यही सिखा रखा है ना, और 0, ठीक है। z एक्सिस तो वैसे भी 0 ही है ना। √3/2a सिखा रखा है ना, ये मीडियन होती है ना ट्रायंगल की। नहीं आता है तो ऐसे निकाल लो, इसको मान लो x, ये 60 डिग्री, ये a,
साइन 60 क्या होता है? x/a। नहीं आया समझ में? कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, दूसरा काम हो गया। मैंने क्या सिखाया था आपको? 3 स्टेप्स लगाने हैं। पहला काम क्या करना है? जोरदार कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। जोरदार का मतलब क्या होता है सर? मैक्सिमम के सेंटर ऑफ मास से निकल जाए, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे? सबके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। तीसरा काम ये एक्सियम वाईसीएम लगा देना, ठीक है। क्या करोगे तीसरा काम? एक्सियम वाईसीएम है, लगा दें आप। तो एक्सियम कितना हो जाएगा? m1 इंटू x1। देखो ये m1, ये x1 y1 z1, ये m2 x2 y2 z2, m3 x3 y3 z3 प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। कितना आ गया? 2 डेट 3.5 7a/12। नहीं आ रहा हो तुम्हें समझ में? हैं? YCM कैसे निकाल लोगे? m1 y1 0 हो गया तो निकलने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 0 3 इंटू √3/2 a/6। तो कितना आ गया ये? √3 12/4। ZCM तो 0 आएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास के? कोऑर्डिनेट आया है कितना? 7a/12 और √3/4 a0, ठीक है। तो 7a/12 का कितना होता है? ये a/2। 7a मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, और √3/4 का मतलब 1.73/4। तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर। ये 7a/12 यहाँ से और यहाँ से √3/4। देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलती है। क्या बोला मैंने? है ना। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन अब ये 1 2 3 है तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास आया है ना, पॉइंट इस पे और √3/2 a पे, ये हमेशा यही रहेगा। कोऑर्डिनेट जैसे आपने ये ले लिया तो अलग आ जाएगा, लेकिन पोजीशन कहाँ आएगी? वहीं। जैसे लाला का जहाँ सेंटर ऑफ मास है वो वहीं रहेगा। अब मैं मान लो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेके नापूं तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये कोऑर्डिनेट लेके नाप लूँ तो अलग आ सकती है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको? लेकिन पोजीशन कहाँ रहेगी? हमेशा यहीं, अगर 1 2 3 kg है तो, ठीक। पोजीशन चेंज कब होगी? जब द्रव्यमान की स्थिति चेंज करते हैं। 3 को इधर ले आए, 2 को इधर ले जाएं, 1 को इधर ले जाएं। क्लियर? अपन को क्या करना है जिंदगी में? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर अपन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाहते हो, 3 स्टेप। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जोरदार ले लो, मतलब मैक्सिमम के सेंटर ऑफ मास से निकले। ऐसा क्यों करते हैं? आसानी से हम लिख सकें, लिखने के लायक हो सकें। एक बार मेथड समझ में आ गया तो फिर तो दूसरे सवाल तो आप खुद ही कर लोगे ना। दूसरा पॉइंट क्या करोगे? सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। नहीं, तीसरा काम क्या करना है? एक्स एम वाई लिख लो। इसको ये करो, ये वाला स्क्वायर है ये 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg। स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको ए। निकालो पोजीशन फटाफट। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशन एज शोन इन फिगर। मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। ये लेमिना दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है आपको, है ना, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसी ने दे रखा है अपन को, तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं 1 1 2 1
और ये ऐसे ही सेक्शन भी किए हुए हैं उसने, ये 0 0, ये 2 0, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 0 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों 1 2, ठीक है। और मास कितना दे रखा है लेमिना का, पूरी का 3 kg, पूरी लेमिना का, ठीक है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशन एज शोन, मास ऑफ लेमिना इज 3 kg, ठीक है। सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इस तरह से। अब आपको वही कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना, वो उसने कर ही रखा है। दूसरा काम क्या करना है आपको, किसके सेंटर के, वो भी उसने C1 C2 C3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये C1 C2 ये C3 वो भी लिखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, कर लो इसको। ये बताओगे ये आ गया क्या सबको, बच्चों को सबको आ गया, वेरी गुड, आ गया तो मतलब समझ में भी आ गया है ना। ये तो देखो क्या है, देखो इधर देखो, ये C1 C2 C3 है ना, तो अगर इसके डायमेंशन चेक करो, देखो ये 1 है और ये भी 1 है, ये कितना है, एक तरह से इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो 1 0 लिख सकता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी 1, तो ये 1/1 का हो गया, ये भी 1/1 है। ये कितना है, ये 1 0 1 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये 1 है, ये भी 1 है, कैसे 0 और 1, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, तो 1/1 की ये है। तो 3 टाइलें लग रही है एक तरह से 1/1 की, कितनी टाइलें लगती है ना अपने घरों में, टाइल 1/1 की, 2/2 की, है ना। तो उस तरह से 3 टाइल लगा रखी है एक तरह से एल शेप में, डिजाइन बना रखी है इसने, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, सिमेट्री है, क्या है ये सिमेट्री है। तो सिमेट्री है तो ये 3 kg मास पूरी लेमिना का दे रखा है, तो सबका मास कितना हो जाएगा 1 1 1, कितना हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट लिख दो इसके, कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा 1/2 नहीं, और 1/2, और उसको तो लो ही मत है ना, 0 है। ये इसका 1 3/2 1/2, इसका 1/2 3/2 0, नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। अब क्या करोगे कि XCM लगा दो, तो M1 कितना है 1 kg, 1 × 1/2 प्लस 1 × 3/2 प्लस 1 × 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, है ना। तो कितना हो गया ये 1 और 1.5 3.5, तो 3/1.5 हो गया ना, 1 और 1 3 7/2 हो गया, क्यों, अच्छा 1.5 और 1 2.5 होगा 5/2, तो 5/6 आ गया, कितने मीटर। YCM निकाल लो इसी तरह से, M1 कितना है 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/2 प्लस 1 × 3/2 डिवाइडेड, सेम पोजीशन आ गई वो भी, है ना। तो 5/6 आ गया, 5/6, 5/6 का मतलब कहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, 5/6 का मतलब 0.8 है ना, 0.8 और 0.8 यहाँ कहीं आएगा, हाँ ये वाला 3/2, ये यहाँ से 3/2 हो गया ना बेटा, ये 1 और ये आधा 3/2, इसके कोऑर्डिनेट लिखे ना अपन ने। पहला काम क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, वो ले ही रखा है। दूसरा काम इनके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, इस वाले के x और ये y, इसमें x कितना हो गया इतना 1 और 1/2, नहीं आया समझ है, क्या और समझाऊँ, तेरे नहीं आ रहा समझ, तेरी शक्ल से नहीं लग रहा आ रहा है, आगे क्या, हाँ
अगर थोड़ा सा और होता ना इसमें सिमेट्री मामला, तो जैसे इन दोनों की सिमेट्री थी तो इनका कहाँ पे आता है, इसके सेंटर पे, लेकिन इसका इसके सेंटर पे, तो ये लाइन ज्वाइनिंग थोड़ा सा, इसलिए अपन को कोऑर्डिनेट्स ही लगाना पड़ा। नहीं, अगर जैसे ऊपर नीचे वाला होता ना, इन दोनों दो ही होते ये, तो अपना कहाँ पे आ जाता, सेंटर पे आ जाता, क्योंकि आधा ऊपर आधा इधर। अब इसका भी कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब इन दोनों के लिए या तो फिर इन दोनों का M1R1 प्लस M2R, 2 पार्टिकल सिस्टम सिखाऊंगा अभी, है ना, नहीं उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं उलझाएं, सीधी सी बात और सीधी सी। हाँ, तो 3 ईंटें L लंबाई की रख रखी है इसने। कितनी लंबाई की, ये 1 ईंट है ऐसे, है ना। फिर यहाँ से सेंटर से लिया इसने L/2 से, मतलब ये लिखा हुआ है इसने L/2 इधर है, ये L है। फिर L/4 रखा है इधर, किधर, L/4 इधर है, L/4 इधर है। ये वॉल दे रखी है, ये 3 ईंटें, प्रत्येक की लंबाई L और द्रव्यमान M है। इन्हें दीवार के साथ चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दीवार से दूरी निकालनी है। इंग्लिश में पढ़े 3 ब्लॉक्स, ब्रिक्स, 3 ईंटें, ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ L एंड मास M, सबका मास M दे रखा है, लेंथ सबकी कितनी दे रखी है, L, है ना। आर अरेंज एज शोन इन फिगर, इस तरह से जमा रखा है ना। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम वॉल, वॉल से निकालनी है। अब देखो मेरी बात सुनना, अभी यहाँ पे विड्थ की कोई बात उसने की नहीं है, तो उसको आप नेग्लिजिबल कर देना, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते बिना इसके बिना, समझ रहे आप। तो ओनली XCM ही निकालना है आपको, लेंथ ही लेंथ निकालनी है, लेंथ की दी है ना। अगर वो आपको विड्थ भी देगा तो X और Y दोनों निकालने पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी केवल क्या निकालना है, XCM। कैसे पता लगा, बात ही नहीं कर रहा, बेवकूफ बना रहा मैं, नहीं तो विड्थ तो हम भी क्या करेंगे, नेग्लिजिबल। हम भी क्या करेंगे, हम कैसे मनाएंगे, ऐसे ये ब्रिक, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, ऐसे विड्थ इज नेग्लिजिबल, क्यों विड्थ दी नहीं है ना। तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बिना विड्थ के, तो ओनली लेंथ लेंथ लेंथ, तो हम भी कहेंगे लेंथ लेंथ लेंथ, तो XCM ओनली निकाल दो, XCM फटाफट। मास तीनों का बराबर है, बराबर है कि नहीं है। इसका यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे, L/2 है ना ये, और इन दोनों का इनके सेंटर पे, और इन दोनों का इसके सेंटर पे। या तो ऐसे कर लो, ऐसे किया क्या तुम लोग, XCM से किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। पहले क्या करोगे आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, अब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको, तो इसका कितना आएगा बताओ, L/2, 0 0 कर दो, ठीक है। उससे मतलब ही नहीं है YCM से, इसका L आ जाएगा पूरा, शाबाश, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा L ही है ना। अब इसके कितने आएंगे भाई, L तो ये हो गया, और L/4 और 5L/4, 0 0। XCM कैसे निकाल दोगे, M1, M कितना है, सबका सेम है, M × L/2 प्लस M × L प्लस M × 5L/4 डिवाइडेड बाई 3M। तो सॉल्व कर लो, नहीं